नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आइडिया टू इंडिया में मेरे साथ खास मेहमान हर्ष पंत साहब इस समय हैं। आप किंग कॉलेज लंदन से हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर हैं। सर, आपसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो चीनी जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि अब आगे कोई लड़ाई नहीं होने वाली है, असली खेल होगा कि टेक्नोलॉजी में कौन आगे है, उसी से तय होगा कि कौन सबसे ताकतवर है। आपकी क्या राय है इसमें? नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि तकनीक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, किस तरह का बैलेंस ऑफ पावर बनता है दुनिया में। लेकिन तकनीक लड़ाई में भी काम आएगी। तो हमने देखा जिस तरह की लड़ाइयाँ हो रही हैं, युद्ध हो रहे हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन का मसला हो या आर्मीनिया अज़रबैजान में जो हुआ, या भारत और पाकिस्तान के बीच में जब सिंदूर और पहलगाम के बीच में जो हुआ था, तो उसमें हमने देखा कि किस तरह से तकनीक टेक्नोलॉजी ने जो स्वरूप है युद्ध का उसको बदल के रख दिया है। बैटलफील्ड बदल गए हैं। उसमें किस तरह से तकनीक को आप घर बैठे इस्तेमाल करके दुश्मन के यहाँ भेज सकते हैं, वो सारी तकनीकें बनी हैं। तो तकनीक का उपयोग हर क्षेत्र में होगा, युद्ध में भी होगा। ऐसा कहना तो नहीं कि युद्ध नहीं होगा, लेकिन तकनीक की वजह से युद्ध का स्वरूप बदल जाएगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि जिसके पास तकनीक होगी, जिसके पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी होगी, वही डिटरमिन करेगा कि बैलेंस ऑफ पावर कैसा। हाँ, जैसे यूक्रेन में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बल्कि यूक्रेनियन तो खुद कह रहे हैं कि जिस तरह की जानकारी ड्रोन के पास हमारे पास है वो शायद यूरोप में किसी के पास नहीं है। तो वो बैटलफील्ड में ही एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अगली जो जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी आने वाली है, और किस तरह से यूक्रेन ने इतना छोटा देश होने के बावजूद इतने बड़े देश को, इतने सक्षम देश को रोक के रख दिया है। तो कहीं पर तकनीक जो बदल रही है कि कैसे देश एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे, और उसी का एक स्वरूप हमको बैटलफील्ड में, युद्ध में भी देखने को मिले। तो इसमें अगर हम देखें तो जिस तरह से लगातार एक तकनीक की बात कर रहे हैं या नया जो काम हो रहा है, आमागार जिसको कहते हैं, वो काम कर रहे हैं, उसमें जिस तरह के पेपर्स चीन प्रकाशित कर रहा है और उनकी संख्या जिस तरह से अमेरिका से ज़्यादा होती दिख रही है, तो चीन लगता है कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। बिल्कुल, देखिए चीन ने बहुत अच्छा काम किया है इसमें। चीन ने पहला जो फेज़ था चीन का, उसमें चीन ने ये एसेस किया कि उसकी वो कहाँ पर कमतर था। उसके बाद उसने साम दाम दंड भेद कर से तकनीक अपनाने की कोशिश करी। उसमें स्टेल्थ का भी यूज़ किया गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को किस तरह से हम यूज़ करके, मिसयूज़ करके उसको तकनीक को ले आएँ, और चोरी करके उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करें और उसके बाद तकनीक को घरेलू बना दें। ये सब चीज़ें चीन ने करी। और पश्चिमी देशों को, खासकर अमेरिका को, अब ये नज़र आ रहा है कि जो ओपननेस जैसा उन्होंने चीन को एक माहौल दिया था अपने यहाँ काम करने के लिए, और उसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है उनकी अर्थव्यवस्था को, उनकी तकनीक के प्रदर्शन को लेकर। और चीन ने ये दिखा दिया है कि उस जो सेकेंड फेज़ में, जहाँ पर जिसका आपने जिक्र किया कि अब चीन के पास बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वैश्विक स्तर का है, और वहाँ पर चाहे वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो, तो उनके तकनीक इंस्टीट्यूशंस हो, और उनका जो सिविल मिलिट्री फ्यूजन का एक एरिया है, जहाँ पर वो जो भी चीज़ सिविलियन मिलिट्री में वो करते हैं उसका इम्पैक्ट सिविलियन में होता है। सिविलियन में जो अगर तकनीक डेवलप हो रही है तो उसको वो मिलिट्री में कैसे इस्तेमाल करें, उसका बहुत शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया है। और इसीलिए उनकी जो रैंकिंग है वो बढ़ती नज़र आ रही है तकनीक। क्योंकि मैं 2 बार चीन जा चुका हूँ, और जो सुपरफास्ट ट्रेन है उन पर मैंने रिपोर्ट की, तो पता चला कि जापानी शिनकाकू अपनी सुपरफास्ट ट्रेन बनाने आए थे, जर्मन भी आए थे, फिर चीनी दोनों कंपनियों से लड़ लिए और उन्होंने कैनिबलाइज की टेक्नोलॉजी और अपनी सुपरफास्ट ट्रेन बना दी। और मतलब आप बीजिंग से शंघाई, जो दिल्ली और मुंबई की दूरी है, जितनी देर आप प्लेन से लगाते हैं उतनी आप उनके सुपरफास्ट ट्रेन से पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है वो हर क्षेत्र में उन्होंने जो तरक्की तकनीक को लेकर करी है, उससे सीखना भी चाहिए, और उससे हमको थोड़ा सा सबक भी लेना चाहिए कि आप किस तरह से जो चीन जैसे एडवर्सरीज हैं उनको आपको किस तरह से हैंडल कर, उनको आप अगर ओपन स्पेस दे देंगे तो वो खेल के चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, जैसे बहुत बात होती है फार्मा सेक्टर की, जिस तरीके से उन्होंने SEZ बनाया, फैक्ट्रियाँ बिल्डिंग्स बना दी, रिसर्च की बिल्डिंग बना दी, सामान दे दिया, और जो सबसे बड़ी समस्या फार्मा में होती है कि जो एफ्लुएंट्स है उनको किस तरह से साफ़ करने में कंपनियों को बड़ा पैसा जाता है, चाहे वो तरल पदार्थ हो या गैस वास्ट जो निकलती है, उन्होंने उसके लिए भी प्लांट्स लगा दिए, और तब जाके वो बड़ी कंपनियों से कहा कि अब आप आइए, हमने सब तैयार कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चोरी ही करना है। नहीं, बिल्कुल। और उन्होंने काम किया है और बड़ा मेहनत से। देखिए, अभी कुछ समय तक
समय पहले तक आप ये कहते थे कि देखिए चीन की जो सिटीज़ हैं वो कितनी प्रदूषित है, और दुनिया भर में उसका एक तरह से नुमाइश होती थी। जब मास्क का जो दौर चला कोविड से पहले, वहाँ से जो विजुअल्स आते थे वो बड़े डरावने किस्म के आते थे। तो लेकिन उन्होंने इस पर काम किया, आज उनकी पोल्यूशन लेवल्स बहुत कम है। हमको ये सब जो चीन ने किया है जो काम, उसकी सराहना करते हुए उससे सबक लेने की बहुत ज़रूरत है। और भारत को खासकर, क्योंकि हमारा स्केल चीन के स्केल जैसा ही है, तो हमको किसी भी चीज़ को ऑपरेशनलाइज करने में, धरातल में लाने में बहुत समय लगता है। तो वो हमको चीन से सीखना चाहिए कि किस तरह से आइडियाज़ को ग्राउंड लेवल पर उतारा जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने पिछले दिनों ही चेक किया, जब दिल्ली में AQI 400 के पास पार था और 500 के भी पार हो जाता, हम लोग 500 तक ही नापते हैं, आगे हम नापते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं आगे नापने की ज़रूरत नहीं है। चीन का मैं देख रहा था बीजिंग में, जहाँ बीजिंग में जब ओलंपिक्स हुए थे तो आर्टिफिशियल बारिश करवाई गई थी, और फिर उन्होंने फैक्ट्रियाँ बन के, जिस 2036 था बीजिंग में, बिल्कुल होगा, लगता है कि बीजिंग ही चलना चाहिए अगर साफ हवा चाहिए तो साफ दिल्ली के मुकाबले। पर एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि चीन समझ में नहीं आता लोगों के, एक ये भाव है। नहीं, वो देखिए वो चीन की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। चीन की जो एक ओपेसिटी है, ओपेक डिसीजन मेकिंग है, एक कल्चर भी उसको हम कह सकते हैं कि वो कई चीज़ों को बताते हैं और कई चीज़ों को छिपाते हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन ही हो जाता है कि ये जो बता रहे हैं इस पर कितना विश्वास किया जाए। जैसे कि डिफेंस, उनका एक्सपेंडिचर की बात काफ़ी करी जाती है, तो उसमें कोई मानता ही नहीं कि जो वो बता रहे हैं वो सही डिफेंस एक्सपेंडिचर है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है, और ये एक असेसमेंट किया गया है कि ये इसका डबल कम से कम खर्च कर रहे हैं डिफेंस में। तो वो उनके पास और इसीलिए जो एक ट्रस्ट है, जिसका आज के अगर आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखें, उसमें बार बार जिक्र होता है कि ट्रस्ट बेस्ड पार्टनरशिप होनी चाहिए। आपको अगर ट्रस्ट नहीं है दूसरे देश के ऊपर, तो वो पार्टनरशिप सस्टेनेबल नहीं होती है। तो मुझे लगता है उसकी समस्या चीन के पास है। जब पश्चिमी देशों का रुख जो चीन से अलग हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा रोल ये ट्रस्ट का है कि हम पश्चिमी देश तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते चीन को। भारत के साथ भी वही समस्या है कि हमारी भी जो जिस तरह का हमारा अप्रोच है चीन को लेकर, वो काफ़ी एक ऐसे देश का है जो कहता कुछ है करता कुछ है। ट्रीटी साइन भी करेगा, जो हमारा पैक्ट है कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द बॉर्डर, उसके बाद उसको एक तरह से धाराशाही कर देगा। तो वो जो चीन का अप्रोच रहा है, उसको मुझे लगता है चीन को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है कि एक बड़ा तबका जो दुनिया का है वो चीन के ऊपर विश्वास नहीं करता, वो ट्रस्ट नहीं करता, और इसके चलते वो चीन के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं बनाता। तो हमने क्रिटिकल एरियाज में देखा है कि लोग चीन से अलग हो रहे हैं। सप्लाई चेन की हम बात करते, सप्लाई चेन को हम चीन के ऊपर ओवर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। फार्मास्यूटिकल की बात करी, भारत को रियलाइज हुआ कोविड के बाद कि हम नहीं कर सकते चीन के साथ, जो बैलेंस ट्रेड होता है वो नहीं होता चीन के साथ, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है। वो API कल को आपको बंद कर देंगे तो आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का क्या होगा। उसी तरह से अगर वो कल को रेयर अर्थ आपको देना बंद, जो करते हैं वो करते हैं, जब उनको लगता है, गुस्सा आता है, तो ऑस्ट्रेलिया से लेकर जापान तक उन्होंने रोक दिया रेयर अर्थ, तो उसका नतीजा भुगतना पड़ा लोकल इकोनॉमीज को। तो वो सारी मुझे लगता है जो एक चैलेंज है चीन का, वो बना हुआ है। तो एक तरीके से जो समझना है भारत को, वो चीन समझना है, चीन से बातचीत का, चीन से सौदेबाजी का, व्यापार का एक रास्ता खोलना है। क्योंकि अगर आप आम चीनी की बात करें, तो मैं जब बीजिंग से शंघाई जा रहा था, उसमें प्रोफेसर साहब मिले और वो मुझे टैगोर की कविताएं सुना रहे थे, और वो कह रहे थे कि हम टैगोर की 2-3 कविताएं हम लोगों को स्कूल में ही पढ़ा दी जाती हैं। तो एक आम चीनी है और एक चीन है। हाँ, चीन देखिए कम्युनिस्ट पार्टी है, जो वो अद्भुत एक एंटिटी है। उसको वो किसी को मुझे लगता है दुनिया में कि उनको समझ में नहीं आता कि वो डिसीजन कैसे बनाते हैं। लेकिन भारत को आंखें खुली रखकर अपनी चीन की तरफ नीति निर्धारित करनी पड़ेगी, और एक जो लेसन उनसे सीखना है वो ज़रूर सीखें, और जहाँ पर खड़ा होना है चीन के सामने वहाँ पर खड़ा भी है। एक जो दूसरा सवाल है जो दुनिया भर को परेशान कर रहा है, वो अमेरिका में ट्रम्प साहब का राज है। मैं आपको मैं सुन रहा था जो आप बता रहे थे अमेरिका के बारे में, पर अगर थोड़ा मैं जर्नलिस्ट का और कॉन्स्पिरेसी का दिमाग लगाऊं, तो जिस तरीके से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पाकिस्तान में जाके सौदा किया और उनकी क्रिप्टो करेंसी का, और उसमें जिस तरह से आसिम मुनीर जनरल साहब हैं उन्होंने मदद की, और किस तरीके से ये वो कंपनी है जिसमें हिस्सेदारी है डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की और स्टीव विटकॉफ के जो बेटे हैं उनकी। अब मुझको लगता है कि वो वहाँ से एक तरीके से रास्ता खुला आसिम मुनीर का वाइट हाउस में। इन्होंने बताया होगा कि पापा बहुत काम का आदमी है, बड़ी मदद की उन्होंने,
वो बार बार कहते भी हैं, ऐसा ट्रम्प खुद कहते हैं। इस मामले में यानी अगर बहुत ही हल्की भाषा का चापलूसी के मामले में, मक्खन लगाने के मामले में, चाहे वो चीन हो, सोवियत यूनियन भी बीच में हो गए थे, सऊदी हो, पाकिस्तान का जवाब नहीं, उन्होंने ये रास्ता खोल लिया। देखिए वो चापलूसी, उनकी जो विदेश नीति है उसमें चापलूसी की बहुत बड़ी अहम भूमिका है, और वो मुझे लगता है उससे उनको लगता है कि उनको बहुत फ़ायदा हुआ है पास्ट में, तो उनको आगे ले जाने में भी ऐसा लगता है कि यहीं पर हमको जाना चाहिए। हाँ, मैं ये जानना चाहता कि क्या ट्रम्प बिल्कुल का जो भारत के प्रति रवैया है वो उस सौदे की वजह से और ज़्यादा है? ये देखिए, ट्रम्प की फॉरेन विदेश नीति को अगर आप देखें तो उसको पर्सनल जो उनका जो व्यक्तित्व है उससे बहुत जुड़ा हुआ है कि उनको पर्सनल फ़ायदा कहाँ पर हो रहा है। पाकिस्तान में, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनको पर्सनल फ़ायदा देने की कोशिश करी है, ये दिखाने की कोशिश करी है कि हम आपको इंडिविजुअल बेनिफिट्स दे सकते हैं। नेशनल इंटरेस्ट की बात नहीं करते, वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, और उसको उस चीज़ से ट्रम्प इम्प्रेस भी होते हैं, वो उसकी बात भी करते हैं। वो बार बार आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ का जिक्र करते हैं, उन्होंने अभी भी किया। तो मुझे लगता है कि वो एक एलिमेंट तो है, और वो एलिमेंट ट्रम्प जब तक रहेंगे बना रहेगा कि आप किस तरह से एक इंडिविजुअल को खुश करके अपनी विदेश नीति आगे बढ़ाएं। और इसमें जो फंडामेंटल जो चैलेंज पाकिस्तान के सामने आएगा वो ये आएगा कि एक बार अगर ट्रम्प चले जाएंगे तब उनकी जो अमेरिका के साथ संबंध है वो किस तरह से कहाँ पर खड़े पाएंगे। हाँ, नहीं, मैं पाकिस्तान से ज़्यादा मैं ट्रम्प साहब पर हूँ। कतरी लोगों को, कतर वालों को समझ में आ गया, गए थे दौरे पर, प्लेन दे दिया, जिस तरह से नाच रहे थे। एमिरेट्स वालों को तो शुरू में ही समझ में आ गया जिस तरह से उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की। तो भारत को ये क्यों नहीं समझ में आता कि इनको कुछ पैसे देना, हमारे पास तो बहुत कुछ है देने को। नहीं, देखिए, दो हैं। एक तो मुझे नहीं लगता कि जो पैसे फेंकने सर उस पर पैसे, और हम तो शादियों में वैसे भी पैसे लुटाते थे। देखिए, इसमें दो इश्यूज हैं। एक तो ये है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद ट्रम्प ने क्रेडिट लिया ऑपरेशन सिंदूर का, तो मुझे लगता है वो एक तरह से पॉलिटिकल डैमेज हुआ प्रधानमंत्री मोदी को। वो पॉलिटिकल डैमेज का खामियाजा, और उसके बाद किस तरह से ऑपोजिशन ने उसको बनाया हिंदुस्तान में, तो उसके बाद वो स्पेस जो है कि आप कोई बहुत बड़ी डील अमेरिका के साथ करें जिसमें आप अमेरिका को एक तरफा खुश करें, उसकी संभावना बहुत कम हो गई। अगर वो हमारी ट्रेड डील और सिंदूर नहीं हुआ होता, उसके बाद ट्रम्प ने वैसा बयान नहीं दिया होता, तो मुझे लगता है स्पेस ज़्यादा होती और आप बहुत कुछ कर पाते। मुझे लगता है वो जो एक स्टेटमेंट आया और उसके बाद वो लगातार आता गया, उससे जो सरकार है भारत की, उसके पास स्ट्रेटेजिक मैनूवरिंग की स्पेस बहुत कम है। और विपक्ष ने तो जो ट्रेड डील हमने करी इस पर भी हल्ला बोल रखा है। तो वो मुझे लगता है कि भारत तो नहीं कर पाएगा जो और देश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो इस चीज़ को अलाउ ही नहीं करता। देखिए, आप कतर में अगर शेख हों, आप यूएई के शेख हों, आप कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में आसिम मुनीर को कौन रोकता है करने के लिए? उनको किसी को जवाबदेही तो है नहीं। लेकिन डेमोक्रेटिक स्टेट्स में ये प्रॉब्लम होती है, और मुझे लगता है इसीलिए आपने देखा कि जो डेमोक्रेसीज हैं वो उनका अप्रोच डिफरेंट है। चाहे जापान हो, चाहे वो यूरोपीय देश हो, कनाडा हो, उनका अप्रोच डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी का भी एक रोल होता है। पर इसका एक जो प्रभाव हुआ वो हम साफ देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत में जो मिडिल पावर, चाहे वो कनाडा हो, ब्राज़ील हो, जापान हो, ईयू का आपने नाम लिया, हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग चाहते तो हैं अमेरिका को बहुत, पर वो बिठा नहीं रहा, तो हम लोग ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया तो रुकेगी नहीं ना जी। दुनिया तो आपको तो अपने हित को आगे बढ़ाना है, आपको पुशबैक भी करना है। तो मुझे लगता है ट्रम्प साहब ने जब शुरू किया था तब उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि उनको किस तरह का पुशबैक मिलेगा। अब आप देखिए, जिस तरह की रणनीति लोग बना रहे हैं और खासकर उनके करीबी देश बना रहे हैं, वो ट्रम्प अमेरिका के साथ, जैसे हम कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं, हम काम करेंगे, लेकिन हम सिर्फ आप पर निर्भर नहीं रह सकते। आपने जिस तरह से बिहेव किया है और ट्रम्प ने जिस तरह से सिंगल हैंडेडली पुरानी जो रिलेशनशिप्स हैं उनको कमज़ोर किया है, उसका मतलब ये है कि हमको नए संबंधों को बनाना पड़ेगा, नई पार्टनरशिप्स को आयाम देना पड़ेगा। आखिरी दो सवाल में, अगर हम लोग भारत की बात करें तो एक जो बड़ी समस्या भारत में है वो ये है कि स्किल नहीं है लोगों में। यानी हम टेलीविज़न में भी देखते हैं, हमारी इंडस्ट्री में जो लोग आते हैं स्किल नहीं होते। तमाम ट्रेनिंग कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स के बावजूद वो स्किल नहीं आ पाता। मोदी साहब ने शुरुआत की थी, अपने शुरुआती भाषणों में ही कहा स्किल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री बनी, उसमें ज़बरदस्त घोटाले हुए, इंस्टीट्यूट बन गए, वहाँ पर ज़मीन खाली थी, पैसा वहाँ पर बहुत, मिनिस्टर भी हटाए गए उसके।
क्या आपको लगता है कि सबसे बड़ी समस्या आज भारत के लिए स्किल नहीं है लोगों के पास, हमारे वर्कर्स के पास, ये है, और क्या रास्ता है उसका? देखिए, ह्यूमन रिसोर्स की प्रॉब्लम भारत के सामने बहुत बड़ी है, और ये ज़्यादा बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं। तो अगर वो डेमोग्राफिक को हम यूटिलाइज नहीं करेंगे, अगर हम उसको स्किल्स नहीं देंगे और उसको तराशेंगे नहीं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा हमको। इस समय जब अभी डिस्कशन हो रहा था उसमें लेबर मोबिलिटी, दुनिया को जहाँ पर डेमोग्राफी नहीं है वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान से टैलेंट आए। वो मोटे तौर पर समझते हैं कि एक आम हिंदुस्तानी नागरिक टैलेंटेड भी है, हंगर भी है, काम भी करना चाहता है, लेकिन वो स्किल सेट जो भारत का कॉर्पोरेट सेक्टर ने भी तो कुछ साल पहले यही कहा था कि जो यूनिवर्सिटी से हो रहा है, आ रहे हैं प्रोडक्ट्स, उनके पास स्किल्स ही नहीं जो हमको चाहिए। तो ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम भारत की रही है कि हमने एजुकेशन को कहीं पर स्किल से नहीं जोड़ा, और उसका नतीजा ये है कि हमारे पास एजुकेटेड लोग, सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग हैं जिनके पास कोई स्किल्स नहीं है। तो उसकी प्रॉब्लम वही मुझे लगता है होगी जो जैसे कि हमने गलगोटिया वाला केस जो हुआ कि हमको समझ ही नहीं आया कि ये आर्टिफिशियल है या इंटेलिजेंस है या क्या है, ये दोनों को मिला जुला कर उन्होंने कुछ परोस दिया। तो ये मुझे लगता है स्ट्रेटेजिक चैलेंज है भारत के लिए, क्योंकि हम कैपेसिटी बिल्डिंग की जब बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि मिलिट्री को हम सशक्त करें, आर्थिक तौर पर सशक्त हों, ह्यूमन रिसोर्स का सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है। हाँ, पर इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि क्या वो बस छूट गई है? क्योंकि अगर आप देखें तो चीन आजकल BYD जो फैक्ट्री है, 8 या 9 लोग बैठे रहते हैं, तो 2000 गाड़ियाँ बनती हैं वहाँ पर, कोई होता नहीं है फ्लोर पर। तो क्या ये जो मशीनें काम करेंगी, मजदूरों की ज़रूरत नहीं है, क्या हम उस चक्कर में कहीं रह जाएंगे? देखिए, वो मुझे ऐसा लगता है कि ये हो सकता है, लेकिन ये भारत जैसे देश को इस पर सोचना पड़ेगा कि हमारा जो मॉडल आए, क्योंकि आपके पास जब ये पॉपुलेशन है, इस स्केल की पॉपुलेशन है, तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? आप अगर उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं देंगे, तो उसका क्या होगा? ये चीन कर सकता है, क्योंकि चीन कम्युनिस्ट को फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन भारत डेमोक्रेसी इसको सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो हमको इसके बारे में दूरगामी तरीके से सोचना। सर, एक आखिरी सवाल कि हमारी जिस तरह से राजनीति है, जिसमें बंटवारा की बहुत बात है, हिंदू मुस्लिम की बहुत ज़्यादा बात है, जब हम तरक्की की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, वो कितनी बाधा आती दिखती है आपको उससे? देखिए, डोमेस्टिक जो हमारे चैलेंजेस हैं, हर देश के चैलेंजेस होते हैं, हमारे भी अपनी चैलेंज है, लेकिन डोमेस्टिक चैलेंजेस को अगर हमने मोबिलाइज करके अपनी एस्पिरेशंस में कन्वर्ट नहीं किया, तो वो फिर चैलेंज जो हमारे लॉन्ग टर्म चैलेंज है वो बने रहेंगे। और इसीलिए जो कॉन्वर्सेशन होना चाहिए अब वो फॉरवर्ड लुकिंग हो, उसमें किस तरह से आप समाज को जो विकास हो रहा है उससे जोड़ पाएँ, हर अंग समाज, पूरे समाज को। हाँ, उसका वो बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि भारत अगर वैश्विक स्तर पर अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहता है, तो उसके लिए घरेलू स्तर पर हमको जो हमारी जो एक डिफरेंस है, जो इनइक्वालिटी है, उसको कम करना पड़ेगा, और इस विषय पर मुझे लगता है ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। थैंक यू सर।